हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टूडियो। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों समाजशास्त्र के कुछ प्रश्नों के साथ, जो आज आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों BA सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका समाजशास्त्र पेपर है। और ये प्रश्न जो आज आपके बीच में लेके आए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा। और ये पेपर की दृष्टि में जो सेक्शन C का प्रश्न होता है वो आप यहाँ चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे कई आप लोगों को प्रश्न चाहिए तो ज़रूर हमारे चैनल AK स्टूडियो से जुड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की क्लास में कुछ नए सीखने को मिलेगा और प्रश्न में इतना मज़ेदार क्लास चलेगी दोस्तों कि हाथ से इससे ज़्यादा बढ़िया क्लासेस हमें देखने को मिली नहीं। तो समाजशास्त्र की जितनी भी क्लासेस बैक टू बुक में ले रहा हूँ, BA सेकेंड सेमेस्टर के या फिर जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चल रही हैं, बराबर क्लासेस चल रही हैं। ज़रूर देखिए, बग न करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ। प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय समाज संगठनात्मक संरचनात्मक आधारों की विवेचना कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसे भारतीय समाज का संगठनात्मक का मतलब होता है दोस्तों संगठन से जुड़ी हुई बातें, और संरचनात्मक का मतलब होता है जिसकी संरचना कैसे हुई है, यानी कि भारतीय समाज की जो संरचना है इसके आधार, यानी आधार का मतलब होता है दोस्तों कि इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, और शुरुआत जब हुई तो इसका भारतीय समाज की शुरुआत में किन किन लोगों ने अपना मत प्रदान किया है, किसका इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है। और सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि समाज से जुड़ी हुई बातें हमें यहाँ पे क्या जानकारी मिलेगी। तो यही सारी चीज़ें आपको पढ़ने होंगे और अच्छे से हम लोगों को तैयारी भी करने होंगे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय समाज में संगठनात्मक का मतलब क्या होता है, संगठनात्मक का तात्पर्य क्या होता है। संगठनात्मक मतलब संगठन का मतलब होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं हम लोग कि एक साथ चार आदमियों को एक सहमत यानी एकजुट होकर किसी चीज़ को प्रोत्साहन देते हैं या फिर किसी चीज़ पे हम काम करते हैं। तो जो साथ वाले नहीं समूह जिसे कहते हैं, उसी को हम संगठन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कि एक लकड़ी है, उसको हम 2 भाग कर दिए, 2 भाग को हम 3 भाग कर दिए, तो वो जितनी भी हमारी मोटी होती जाएगी वो क्या होती है, मजबूतीपन आते रहेगी। तो हमें टोटल क्या होता है कि मजबूत बनाना। संगठन का मतलब होता है मजबूत बनाना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे संगठनात्मक का मतलब संगठन या संरचना का बात हम पढ़ेंगे। अब आपका जैसे आ गया दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि भारतीय समाज के मुद्दे पे। भारतीय समाज क्या है कि भारतीय समाज में किस तरीके के, भारतीय समाज हो गया आपका क्षेत्र, यानी कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, यानी उस क्षेत्र का चर्चा, यानी कि उस क्षेत्र के सारे वाद विवाद और उनकी जलवायु कैसी है, वो किस तरीके से रहते थे, वो सारी चीज़ें। अब जैसे यहाँ पे दिखा दिया गया कि भारतीय सामाजिक संगठन से आशय भारतीय समाज की उस व्यवस्था से है जिसका सूत्रपात यहाँ के आर्यों ने अनेक समितियाँ, समुदायों एवं संस्थाओं के निर्माण करके किया था। अब जैसे कहा गया कि भारतीय समाज संगठन से में जो इनकी समितियाँ थीं, जो इनका जो उदय हुआ था वो आप लोग को पता ही आर्यों से हुआ था। आर्यों ने क्या किया था कि इनके अनेक समितियाँ होती थीं, समुदाय होते थे और संस्था होते थे। इन्हीं को इनका निर्माण करके ये क्या किया था, भारतीय समाज को इन्होंने गठन किया था। उन्हें सामाजिक संरचना से निश्चित स्थान, पद और कार्य सौंप कर संतोष की अनुभव किया, यानी कि उन्होंने अपने आप को इन चीज़ों को लेकर के क्या किया है, संरचना का दृष्टि लेके ये अपने आप को संतुष्ट किया था। प्राचीन काल की भारतीय व्यवस्था काफ़ी संगठित रूप से देखने को मिलती है। यहाँ वर्ण एवं जाति व्यवस्था ने समाज के विभिन्न लोगों की परिस्थितियों एवं भूमिकाओं को निश्चित कर सामाजिक संगठन को स्थिरता प्रदान करने में योग दिया है। उपर्युक्त सभी व्यवस्थाएं भारतीय सामाजिक संगठन की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण रही हैं। अब जैसे परंतु कहा गया है कि वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन, विशेषता प्रौद्योगिकी परिवर्तन, व्यक्तिवाद के विकास एवं स्वार्थवादी प्रवृत्ति के विस्तार के परिणामस्वरूप भारतीय सामाजिक संगठन की मौलिक मान्यताओं के संबंध में एकमात्र का अभाव पाया जाता है। अनेक परिवर्तनों के बावजूद भी भारतीय समाज संगठन आज भी पाश्चात्य संगठन की तुलना में अधिक दृढ़ एवं सफल है।
अब आता है आपका कि भारतीय सामाजिक संगठन के आधार एवं विशेषताएं, यानी कि जो भारतीय सामाजिक संगठन है उसका आधार और विशेषताएं। भारतीय समाज के 2 प्रमुख आधार संगठित किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? का नंबर में आता है भारतीय सामाजिक संगठन के दार्शनिक आधार। इसमें दार्शनिक आधारों में 4 आधार प्रमुख है, यानी अब जो दार्शनिक आधार है यानी कि दार्शनिक आधार है इसके भी 4 प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषार्थ है। अब पुरुषार्थ में आपका आता है कि हिंदू दर्शन के पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? पुरुषार्थ का मतलब होता है जिसे मर्यादा किसे कहते हैं? मर्यादा से जुड़ी हुई पुरुषार्थ होता है, यानी कि पुरुषार्थ, यानी कि पुरुष के अर्थ में। मानव जीवन की दशा क्या है? पुरुष के अर्थ में। अब हिंदू दर्शन के अनुसार मनुष्य का जीवन उद्देश्यहीन होता है। मनुष्य के अनेक उद्देश्य होते हैं, ये उद्देश्य ही मनुष्य के जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं और पुरुषार्थ भी हिंदू जीवन की दिशा निश्चित करते हैं। चारों पुरुषार्थ यह बताते हैं कि हिंदू जीवन के उद्देश्य हैं और पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये पुरुषार्थ यानी कि पुरुष के 4 पुरुषार्थ दिए गए हैं, यानी कि मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ दिए गए हैं। वो कौन से? धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया और मोक्ष हो गया को स्पष्ट किया है। इन्हें ही पुरुषार्थ माना गया है जिन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न व्यक्ति अपने जीवन में करता है। अब आपका आता है धर्म। धर्म में कहा गया है कि धर्म का अर्थ नैतिक कर्तव्यों और नियमों के पालन में लिया गया है ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके। जो ये धर्म है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में कहा गया है कि अगर धर्म को इसलिए किया जाता है कि धर्म का जो नैतिक कर्तव्य है, नियम है, इसी को हम पालन कर सकें। और धर्म आत्म संयम, संतोष, दया, उदारता, क्षमा, अहिंसा एवं कर्तव्य पालन आदि गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। यानी कि ये दया का भाव करता है, आत्म संयम बनाए रखता है, संतोष का मतलब होता है कि अपने आप को किसी चीज़ पे हम खुश करना या उसको हम लालयित ना करना, तो इसी को कहते हैं संतोष। अहिंसा आप लोग जानते हैं कि हिंसात्मक व्यवस्था ना करें, इस गुण को हम ग्रहण करने की प्रेरणा देते हैं धर्म के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ में आता है कि अर्थ का तात्पर्य केवल धन या संपत्ति से नहीं है, बल्कि उन सभी साधनों से जिनकी सदस्यता से हम अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ अर्थ या धन कमाने की साध्य नहीं बल्कि साधन माना गया है। अपने विभिन्न धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में महत्ता प्रदान की गई है, तो इसी को हम अर्थ कहते हैं। अब आपका आता है काम, यानी कि धर्म, अर्थ। अब आता है काम। काम में क्या है कि काम का तात्पर्य केवल यौन संतुष्टि से ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन के आनंद का उपयोग भी है। काम एक पुरुषार्थ के रूप में इस दृष्टि से महत्ता है कि मनुष्य की प्राणशास्त्रीय आवश्यकता की पूर्ति, संतानों उत्पत्ति द्वारा माता पिता के ऋण से उऋण होने और समाज की निरंतरता को बनाए रखने में योग देता है। उपर्युक्त तीनों पुरुषार्थ को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति चौथे पुरुषार्थ की मोक्ष की तरफ प्रयत्न करता है, जो यहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे। अब आता है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है पूर्ण संतुष्टि की स्थिति लिया गया है। इस स्थिति में व्यक्ति ब्रह्म की अनुभूति और परम आनंद की प्राप्त करता है और जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है। यानी पुरुषार्थ के सिद्धांत ने व्यक्ति को अनुशासित जीवन व्यतीत करते हुए चारों लक्ष्यों को प्राप्त कर अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करने व समाज के जीवन को उन्नत बनाने का अपूर्व योग दिया है। इसके बाद फिर आता है सेकेंड नंबर, कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत। अब कहता है कर्म एवं पुनर्जन्म किस तरीके से होता है। इसमें भारतीय समाज में कहा गया है कि भारतीय समाज को संगठित बनाने में कर्म के सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है अपने कर्तव्यों को पूरा करना, यानी कि भाग्य पर निर्भर नहीं रहना।
आज धर्म के आधार पर जिस भाग्यवदिता और अंधविश्वासों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है वह कभी भी हमारे समाज में कर्म का आधार नहीं है। अब कर्म होता है दोस्तों कि जो हम कार्य करें, कर्म का मतलब होता है जो हम काम करें, और एक कर्म का मतलब होता है जो हमें पहले से ही युक्त होता है कि आप कर्म करते रहिए, फल का इच्छा ना करें। कर्म आप करिए, कर्म का मतलब होता है कि आप कार्य करते रहिए। वास्तव में पुरुषार्थ की पूर्ति के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करना ही कर्म है। इसमें कहा गया है कि अगर जो पुरुषार्थ की हमें पूर्ति करना है तो वो किस चीज़ से आता है? पुरुषार्थ से ही आता है। और स्वार्थ भावना का से किया गया कर्तव्य कर्म नहीं होता है। कर्म का संबंध निष्काम कर्म से है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मनुष्य को केवल कर्म करने से का अधिकार है, फल मिलना कभी भी उसके अधिकार में नहीं है। कहा गया कि वर्क इज़ ड्यूटी, रिवार्ड इज़ नॉट द कंसर्न। यानी गीता के कर्म के सिद्धांत का महत्व संसार के सभी देशों में है। कर्म के सिद्धांत के कारण ही हमारे समाज में संघर्षों की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है तथा सभी व्यक्ति अपनी स्थिति में संतुष्ट रहते हुए अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। फिर आता है थर्ड नंबर कि पंच ऋण तथा पंच महायज्ञ। इसमें आता है हमारे समाज में व्यक्तिवादिता के दोषों को दूर करने के लिए जो पंच ऋण होता है, यानी कि पंचयज्ञ मतलब कि 5 यज्ञ मिला के जो पंचयज्ञ बनता है, करने की यह बताता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अस्तित्व अपने आप में कुछ नहीं है। हम अनेक चर और अचर तत्वों की ऋणी हैं। इस आधार पर व्यक्ति के रूप पर 5 प्रकार के ऋण होते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पे तो फर्स्ट नंबर पे आता है देव ऋण। आपके ऊपर देव ऋण आ गया। अब देव ऋण कैसे आया ये देखो, यहाँ पे लिखा है, बताया गया है कि सर्वप्रथम व्यक्ति को अहमवादी विचारधारा पर अंकुश रखने के लिए यह बताया गया है कि वह देवताओं का ऋणी है, क्योंकि जल, भूमि, वायु और अन्य बहुमूल्य पदार्थों के द्वारा देवताओं पर अलौकिक शक्तियों ने ही हमें जन्म दिया है। हम देवताओं के इसलिए भी ऋणी हैं कि वे अनेक प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों की सुविधा देकर हमारा पालन पोषण किया। तो पहला ऋण देव ऋण का हो गए। सेकंड नंबर आता है ऋषि ऋण। और ऋषि ऋण क्यों है दिया गया है? इसमें बताया गया है कि व्यक्ति का दूसरा ऋण है ऋषि ऋण, क्योंकि ऋषियों का साधना ज्ञान और तप के कारण है और व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, और इन्हीं के कारण क्या करता है? व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, और इसी ज्ञान की सहायता से वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद में फिर आता है थर्ड नंबर पितृ ऋण। पितृ मतलब पिता का ऋण। और पितृ ऋण का अर्थ है माता और पिता दोनों के ऋण से, यानी कि माता पिता हमें जन्म तो देते हैं, साथ ही बिना किसी स्वार्थ के हमारे पालन पोषण, शिक्षा और सामाजिकरण को भी व्यवस्था करते हैं। तो ये हो गया पिता ऋण, पितृ ऋण हो गए। अब आपका आ गया 4 नंबर अतिथि ऋण। अब अतिथि ऋण क्या होता है दोस्तों? यानी असहाय अवस्था में व्यक्ति किसी की सहायता करने के लिए चौथे ऋण अथवा अतिथि ऋण का आदर्श सामने रखा गया, और इस ऋण के महत्व को स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उपनयन संस्कार, जिसे कहते हैं जनेऊ धारण करना है, यानी कि उपनयन संस्कार के समय से भिक्षा मांगने का काम पूरा किया गया है। तो ये अतिथि ऋण हो गया। अब आता है 5 नंबर जीव ऋण। जीव ऋण किस तरीके से है कि जीव ऋण के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि हमारा जीवन केवल देवताओं, ऋषियों, माता पिता और अतिथियों की ऋणी नहीं है, बल्कि हमसे पहले ही उत्पन्न हो जाने वाली अनेक वनस्पतियाँ तथा छोटे छोटे जीवों के भी ऋणी हैं। और क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम जीवित रहते हैं और शक्ति का संचय करते हैं। भारतीय संस्कृति में इन उपयुक्त ऋणों से मुक्त होने के प्रयत्न को हुई यज्ञ कहा गया है। क्या कहा गया है? यज्ञ कहा गया है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि बिना किसी इच्छा के केवल कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर किया जाने वाला ही यज्ञ। इस प्रकार के ये यज्ञ भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देव यज्ञ। देव यज्ञ में देव यज्ञ का तात्पर्य उन कार्यों से है जिनके को करके देवताओं को ऋण से उऋण होते हैं। इस आधार पर ईश्वर की उपासना, आराधना
और सब कुछ उसी समझ यानी कि उसी का समझना व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य है। इसीलिए हम पूजा पाठ और क्या करते हैं, आरती करते हैं कि जो देव यज्ञ है उसे हम मुक्त करेंगे। फिर आता है सेकंड नंबर ऋषि यज्ञ। इस यज्ञ के रूप में हमारा प्रमुख कार्य ज्ञान में वृद्धि करना, उसे सुरक्षित रखना और अपने ज्ञान से दूसरे को लाभ पहुँचाना। जैसे कि हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी ये ऋषि ज्ञान है। ज्ञानवान व्यक्तियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, इसीलिए आवश्यक माना जाता है इसमें। फिर थर्ड नंबर है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में कहा गया है कि माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए पितृयज्ञ का आदर्श सामने रखा गया है। इनके अनुसार माता पिता की सेवा करना और मृत्यु के बाद उनके श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था करना व्यक्ति का कर्तव्य है, और जिससे उनका सम्मान तथा स्मृति सदैव बनी रहे। साथ ही पितृयज्ञ का अर्थ यह भी है कि जिस प्रकार माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उसी प्रकार हम भी संतान को जन्म देकर उसके पालन पोषण का भार अपने ऊपर लें। उसके बाद फिर आता है फोर्थ नंबर अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में कि इस यज्ञ के अनुसार व्यक्ति को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना और प्रत्येक परिस्थिति में समान लक्षण को महत्व देना मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है, और इसी समाज में पारस्परिक सहायता को भावना का प्रोत्साहन मिलता है। फिर आता है 5 नंबर भूत यज्ञ। भूत यज्ञ है कि इस यज्ञ के अंतर्गत वनस्पति की रक्षा करना, पशुओं को भोजन देना और छोटे छोटे जीवों के प्रति उत्तरदायी उदारता बनाए रखना व्यक्ति के प्रमुख कर्तव्य माने गए। और इस प्रकार इन सभी यज्ञों का उद्देश्य व्यक्तिवादी स्वार्थ के प्रभाव को कम करने तथा समूह कल्याण में वृद्धि करना रहा है। उसके बाद फिर आता है फोर्थ नंबर संस्कार। संस्कार में कहा गया है कि संस्कार भारतीय सामाजिक संगठन के आधार पर अंतिम विशेषता है, और संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय समाज व्यवस्था में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, उसके व्यक्तित्व को पूर्ण विकास करने तथा उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ को समाजोपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिष्कार आवश्यक माना है। परिष्कार या शुद्धिकरण की पद्धति को ही यह संस्कार की संज्ञा दी गई है। जीवन को परिष्कृत करने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रही। यद्यपि यहाँ संस्कारों की संख्या काफ़ी बताई गई है, परंतु प्रमुख संस्कार 14 माने गए। इन संस्कारों का एक विशेष स्थिति और आयु में व्यक्ति को उसके उद्देश्य और सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना है। जैसे खा नंबर दिया गया है। अब भारतीय समाज संगठन के संगठनात्मक आधार एवं विशेषताएं, इसमें बताया गया है भारतीय समाज को संगठित करने के उद्देश्य यहाँ कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं को निर्मित किया गया है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। वो कौन कौन सी दिया गया है योगदान जो भारतीय समाज संगठन की दृष्टि से आधारभूत बताई गई है? कौन कौन सी? फर्स्ट नंबर तो बताया गया वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मतलब होता है कि जितने भी प्रकार के वर्ण बताए गए हैं उनको व्यवस्थित करना। सेकेंड नंबर आश्रम व्यवस्था। आश्रम मतलब कि स्कूल की व्यवस्था करना। स्कूल जितने में चाहे डिग्री कॉलेज हो या छोटे बच्चे हों, धर्मशाला हो गया, प्राइमरी पाठशाला, इसकी व्यवस्था पर जरूर करना। फिर आता है थर्ड नंबर जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जो निर्धारित की गई उस पर आप व्यवस्था को अपने आप में रूल सकते हैं, झगड़ा लड़ाई नहीं कर सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि हम लोग जैसे अपनी फैमिली बना के रखते हैं वैसे सबसे अपनी मेल जोल का भाव बनाकर रखें तो ज़्यादा बेटर है। फिर आता है 5 नंबर ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत का मतलब होता है ग्राम के मुखिया, जो ग्राम के मुखिया होते हैं उनकी जो पंचायत बैठाई जाती है उनका आज्ञा का पालन करें और उनसे जुड़ी हुई सारी जो बातें हैं उनको आप लोग जरूर करें। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत हो गया। उसका बाद आता है धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह का महत्व। ये भी दिया गया है कि जो जिस धार्मिक प्रकार से सभी लोग कुछ करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं आज के युग में, और फिर क्या करते हैं कि वो एक दूसरे को कहा कि भी गया लव मैरिज। तो ये गलत बात है। जो विवाह का धार्मिक संस्कार के रूप से किया है उस हिसाब से करिए तो आपको ज़्यादा बेटर होगा भारतीय समाज की दृष्टि से। फिर आता है 7 नंबर प्राचीनता एवं स्थायित्व। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सहिष्णुता। फिर आता है 9 समन्वय। फिर आता है 10 नंबर अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद भी जरूरी है। धर्म की प्रधानता दिया गया है और
अनुकूलनशीलता, सर्वांगीणता और अनेकता में एकता। तो ये किसके आधार है? भारतीय समाज संगठन के संगठनात्मक आधार। तो ये कौन सा है? संगठनात्मक आधार की विशेषताएं। तो ये सारी आपके संगठनात्मक आधार की विशेषताएं थी। तो इस तरीके से आपके सारे प्रश्न थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। तो अगली वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे और अच्छे से अच्छे तैयारी भी करेंगे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोग ज़रूर इंतज़ार करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।